नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। मिशन 2024 को लेकर के एनडीए की बड़ी बैठक है आज और दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होनी है। विपक्षी एकता के जवाब में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और विपक्षी एकता तो दूसरी और जवाब में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। आपको बताएं कि एनडीए ने 24 दलों की बैठक बुलाई है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या एनडीए के पास इतने दल हो पाएंगे? और आपको बताएं कि एनडीए की बैठक में ओपी राजभर भी शामिल होंगे। और मिशन 2024 को लेकर के एनडीए की बड़ी बैठक है आज। इसी के साथ साथ दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होगी। विपक्षी एकता के जवाब में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। एनडीए की बैठक में 38 सहयोगियों के आने का इंतजार है। 26 राजनीतिक दलों के इकट्ठा होने की खबर सामने आई है। तो एनडीए की बैठक में ओपी राजभर शामिल होंगे। मिशन 2024 को लेकर के एनडीए की बड़ी बैठक है आज। मिशन रोजगार को लेकर के सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं और आपको बताएं कि सीएम योगी वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र और यूपी SSSC से चयनित एएनएम को देंगे नियुक्ति पत्र। 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मक्केश्वर शरण सिंह भी रहेंगे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र और इसी के साथ साथ यूपी SSSC से चयनित एएनएम को देंगे नियुक्ति पत्र और 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11 बजे लोक भवन सभागार में होगा कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मक्केश्वर शरण सिंह भी साथ रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा है आज और सुल्तानपुर में अमृत सरोवर भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगी शामिल। हलियापुर में लोन मेला कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। गौरीगंज में मंगल दलों को खेल सामग्री वितरण करेंगी। जगदीशपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में होंगी शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौरीगंज में मंगल दलों को लेकर खेल सामग्री करेगी वितरण। जगदीशपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी का दौरा, सुल्तानपुर में अमृत सरोवर भूमि पूजन कार्यक्रम में होंगी शामिल। देवबंद में एटीएस का छापा, बांग्लादेशी संदिग्ध को हिरासत में लिया। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे से युवक को लिया गया हिरासत में और एटीएस की कार्रवाई को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे से युवक को हिरासत में लिया गया है। एटीएस की कार्रवाई को लेकर के स्थानीय अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। एटीएस अपना काम कर रहा है। देवबंद में एटीएस का छापा पड़ा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले, बांग्लादेशी संदिग्ध को हिरासत में लिया है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे से युवक को लिया हिरासत में। एटीएस की कार्रवाई को लेकर स्थानीय अधिकारियों ने साधी चुप्पी। देवबंद में एटीएस का छापा। संभल जिले के हयातनगर थाना इलाके में पड़ोस के दबंग युवक ने निकाह करने के इरादे से नाबालिग युवती का अपहरण कर लिया। आरोपी के बहकावे में आकर युवती घर में रखी 1.5 लाख की नकदी भी साथ लेकर के गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पिता ने पीएम मोदी और सीएम योगी से बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। साथ ही इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि मोहम्मद अकील की तहरीर के आधार पर अनस
अजीम और नदीम के खिलाफ के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोग थे सर, बाहर खड़े थे ये गली के। उसे नाबाल की लड़की है मेरी, उसे बेला फुसका के बुलाया, उसे गाड़ी में डाल के ये लोग ले गए। और मैं इतना बड़ा परेशान हूँ। योगी से और मोदी से गुजारिश है, मेरी लड़की भी मिल जाए। मेरी नाबालिग लड़की है, मेरी रिपोर्ट भी हो गई है सारी बात, लेकिन मैं जो लोग हैं वो दमंगी ऐसी दिखा रहा है कि निकाह कर, शादी कर, समझ गए, पैसा ले तो पैसा ले ले। मेरी नाबालिग लड़की है। आज 10 लोग उसमें ऐसे फंसे पड़े हैं कि उस लड़की को कहीं से निकलने भी नहीं दे रहा है, मुझे पता भी नहीं दे रहा है। मैं मोदी जी से और योगी जी से ये गुजारिश है मेरी कि मेरी लड़की मिले। थाना हैदरनगर में मोहम्मद अकील के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें एक अनस व्यक्ति के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसकी नाबालिग पुत्री को बल्ला घुसाकर ले जाना बताया गया है। इसमें तत्काल प्रभाव से FIR पंजीकृत कराई गई है। इसमें जल्द ही वर्कआउट किया जाएगा। उसमें एक अनस है और उसके जो 3 भाई है, उसके खिलाफ मारपीटाई का मामला है। तीनों चारों के खिलाफ तहरीर दी गई है। इसमें तत्काल प्रभाव से दबिश दी जा रही है। इसे तत्काल गिरफ्तार करके। यमुना का असर दिल्ली के साथ साथ NCR में भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 7 से 8 गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते हजारों जिंदगियां दांव पर लगी हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन ये बाढ़ का पानी लोगों की जिंदगियों में गहरे घाव दे करके जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी ट्रोनिका सिटी में बाढ़ का पानी आया था और अब धीरे धीरे कम होने लगा है। तस्वीरें आपके सामने है। यहाँ पर लगभग 4 फीट पानी भरा हुआ है और पूरा गांव का इसी तरह का हाल है। ये गांव गाजियाबाद का ट्रोनिका सिटी का डुगरावली गांव है, जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, उसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। सुनने में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरह का पानी यहाँ पर बढ़ा था, आने वाले समय में महामारियाँ यहाँ पर फैल सकती हैं। तमाम लोग हैं हमारे साथ जो अभी इस ट्रैक्टर में निकल कर आए हैं और अब यहाँ सूखे में पहुँचे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? NK गुप्ता। गुप्ता जी, किस तरह का यहाँ पानी है और कब से है? यह पानी 14 तारीख को भरना शुरू हुआ था 1 फुट। उसके बाद 14 तारीख की शाम को यहाँ पर लेवल जो है 2 फुट के करीब पहुँच गया था और रात को ये लेवल पहुँच गया था 4 फुट का। तो यहाँ पर सारी लाइट बंद हो गई थी और उसके बाद पूरा अंधेरा हो गया था और सारे सांप बिच्छू सब निकल के घरों की तरफ जा रहे थे। आधी रात को पानी सब घरों में घुस गया था और घरों के अंदर सारा जो फ्लश थे लैट्रिन के और जो भी सीवर के थे वो बैक मार के घरों के अंदर पानी बहुत बुरी तरह भर गया था। तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ। यहाँ के सारे निवासी B1 सेक्टर के सब बीमार पड़ गए हैं। औरतें, बूढ़े, बच्चे, यहाँ सब बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। प्रशासन यहाँ ट्रोनिका सिटी कई बार फ़ोन किया है, वो बोलता है DM को बात करो, DM को फ़ोन किया तो ADM को बात करो, ADM को फ़ोन करता कहते उनको बात करो। हर आदमी अपना बहाना बना रहा है, यहाँ पर कोई काम करके राज़ी नहीं है। सब लोग कह रहे हैं अपनी जिम्मेवारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ के हालात देख के बहुत निराश हैं। हमने यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट की है और हम लोग यहाँ पर 10 साल से रह ले, लेकिन ऐसा हमने समा आज तक कभी नहीं देखा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन महामारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? महामारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी मैं घर से आया हूँ निकल के, वहाँ पर गिलहरी मरी पड़ी है, उसकी इतनी स्मेल है और कई सारे चूहे वहाँ मरे पड़े हैं, उनकी स्मेल है, उनको हटाना बड़ा ज़रूरी है। वरना आसपास के क्षेत्रों में जो बच्चे हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उन पे महामारी फैलने का खतरा बढ़ चुका है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, महामारी फैलने का खतरा बढ़ा है। और भी लोग हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अबरार नाम है जी। अबरार भाई, ये बताइए, जिस तरह के हालात हैं, क्या गाजियाबाद की तरफ से प्रशासन भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर? सर, यहाँ कोई प्रशासन नहीं पहुंचा है। 5 या 6 दिन आज हो चुके हैं पानी भरे हुए। लोग एक दूसरे की खुद ही मदद कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं। अभी हम भी इसी ट्रैक्टर में गए थे अंदर, कुछ मकानों में भाई भी खाना पहुंचा गए, पानी पहुंचा। लोग ऐसे ही हैं अंदर, और जितना भी काम भी हो रहा है फैक्ट्रियों का अंदर, सब लेबर मजदूर ऐसे ही भरे हुए हैं। उसमें कोई किसी की मदद करने के लिए प्रशासन नहीं आया है कि पुलिस आती है, कोई आता है, इन लोगों को निकालते, या पानी का कोई निकालने का इंतजाम होता है, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। आप बताइए, क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वीडियो है, आप इसको साफ देख सकते हैं, कैमरे में भी देख सकते हैं आप। इसमें मेरे पैरों के पास सामने सांप घूम रहा है। ये देखिए,
ठीक है। और इतना बुरा हाल है कि घरों में भी सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, मेंढक जो हैं वो घरों में घुस रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रशासन का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। हमारे कुछ लोग आए थे यहाँ पे जो मदद करने के लिए, अभी हम भी आए हैं, पानी दे के आए हैं, खाना दे के आए अंदर, और भी हमारी टीम लगी हुई है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं हम दोनों। अच्छा, लगभग अगर गांव की बात करें तो कितने लोग यहाँ पर होंगे गांव में? इस गांव में कम से कम 1100 लोग हैं इस गांव के अंदर, दोगरावली गांव के अंदर। और ये जो है ट्रोनिका सिटी का सेक्टर B1 है। यहाँ की इतनी बुरी हालत है, करीब 4 फुट पानी है और गड्ढे हो चुके हैं, जो सड़क धंस चुकी है। तो हमें जाते में भी डर लग रहा है कहीं सड़क ना बैठ जाए। मैं अपनी गाड़ी लेके आया था सामान देने के लिए, लेकिन मेरी गाड़ी भी नहीं जा पाई, तो हमने ट्रैक्टर की मदद ली यहाँ से। इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने हमारी और हमारे लोगों की मदद करी यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, खाना बांटने का भी काम कर रहे हैं। कल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा जी भी आई थी यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे राशन पहुँचाया है घर घर, और बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके यहाँ भी राशन पहुँचाया हमने। हाँ, तो बिल्कुल देखिए जो हालात हैं वो इस वक्त बाहर चल रहे हैं, पूरी तरह से काबू में नहीं हैं, और तस्वीरें भी यहाँ पर हैं। एक बार इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा दानिश चौधरी नाम है। हाँ, दानिश भाई, ये बताइए कितने चक्कर लगा रहे हैं गांव में इस वक्त बार बार लोगों को लाना निकालना? फिलहाल जान नहीं रहे, कम से कम जब से बाढ़ का पानी यहाँ पे आया है, कम से कम 6 दिन लगातार दिन रात हमें खो गई है। हम चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, जो गरीब है उनमें राशन बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं जो भी जितना हमारे से हो रहा है। आपको नहीं लगता जिस तरह से पानी यहाँ पर हुआ है, महामारी फैलेगी तो आप लोग भी चपेट में आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। घर में कम से कम 3-3 फुट तक पानी भर चुका है हमारे। तो बिल्कुल देखिए ये हालात हैं गाज़ियाबाद के, ट्रोनिका सिटी के, डुगरावली के, और इसी के साथ ही यहाँ पर लगभग 7 से 8 गांव ऐसे हैं जिनमें इसी तरह का पानी भरा हुआ है। और अब वो पानी धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन अपने पीछे महामारी के वो निशान छोड़ता हुआ जा रहा है, जो आने वाले कुछ दिनों में लोनी के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अपने सहयोगी अतुल के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद के कई गांव में बाढ़ का पानी से लोग परेशान हैं, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। देखिए संवाददाता जितेंद्र गौतम की रिपोर्ट। इस वक्त हम ट्रोनिका सिटी के सेक्टर B2 में मौजूद हैं, और तस्वीरें यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो भी कामकाजी लोग हैं वो इस बाढ़ के पानी में निकल रहे हैं और अपने काम पर पहुँच रहे हैं। B1 इलाका जो है ये एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पर तमाम फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें मज़दूर जो हैं काम करते हैं। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है, जिसके बाद अब ये लोग भी अपनी कंपनियों में लौट रहे हैं, और जो इनकी जिम्मेदारी इनको अब सौंपी जा रही है उसको ये निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बाढ़ के पानी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी इस पानी से निकल कर आए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? अभिषेक राव। अभिषेक भाई, किस तरह के ये हालात जो हम देख रहे हैं कब से हैं, और क्या लग रहा है कब तक रहेंगे? हालात तो यहाँ बहुत बुरा था, थोड़ा सुधरा है। 3-4 दिन पहले तो यहाँ पूरा कमर तक पानी था, अब थोड़ा सही हो गया। अभी भी 3-4 दिन से लगेगा। और बताइए क्या कह रहे थे? प्रशासनिक कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही, ना प्रशासन का कोई आदमी आया है। और बाढ़ का तो अभी लगभग 14 तारीख से कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लोगों का आना जाना बहुत बुरा था। लोग यहाँ पर तक कि जो फैक्ट्रियों में लड़के रहते हैं या गार्ड रहते हैं, उनके साथ में बहुत सारी दिक्कतें थी। तो ना तो प्रशासन कोई हेल्प के लिए तैयार था, फिर कुछ अपनी व्यवस्थाएं से कुछ ना कुछ करके लोग बाहर आते थे, खाने पीने की सुविधा करते थे। और अभी भी आप देख ही रहे हैं कंडीशन ख़राब ही है, कंडीशन अच्छा नहीं है। लेकिन समस्या इस बात का है ना, प्रशासन भी इसको ध्यान में नहीं ले रहा है। अच्छा, प्रशासन का कहना है कि उन्होंने अपनी तमाम टीमें बनाई हैं और उनको लगा दिया है ताकि आने वाले समय में महामारी ना फैले। क्या किया इसमें अभी आप भी देख रहे हैं, कोई कुछ भी एक भी पैसा का काम नहीं किया प्रशासन ने। प्रशासन का अगर कोई आदमी दिखे आपको, कहीं कुछ भी दिखे तो आप बताइए। प्रशासन यहाँ जीरो काम कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए प्रशासन से भी पूरी तरह से नाराज़ लोग हैं यहाँ पर कि उनको धरातल पर प्रशासन के वो आला अधिकारी नहीं दिखाई दिए हैं। तस्वीर एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ तक कैमरे की जद में दिखाई देगा कि लोग जो हैं अपना जा रहे हैं और इस बाढ़ के पानी से निकलते हुए जा रहे हैं, और इसी पानी से उनको बार बार निकल कर भी आना पड़ रहा है। अपने सहयोगी अतुल के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर का कहना है कि उन्होंने बाढ़ से प्रभावित गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगा दिया है और लोगों को दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा करीब 13 टीमें उस क्षेत्र में कार्य करें, जिस दिन गाँव में और मोहल्ले में पानी था, उनको वहाँ दवाइयाँ वितरण की जा रही हैं
उनको ORS के पैकेट दिए जा रहे हैं तथा उनको सैनिटाइजेशन के बारे में समझाया जा रहा है। और हमारी मलेरिया की IDSP की टीम भी कार्य कर रही है जो उनको कि बीमारी ना फैले उसके बारे में सचेत कर रही है। और एक ऑडियो क्लिपिंग भी वहाँ पर बताया जा रहा है जिससे कि उनके बारे में अवेयर किया जा रहा है। सर लगभग कितनी टीमें हैं और कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसके अलावा लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, जैसा आपने कहा ऑडियो क्लिप, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? वहाँ जगह जो हमारी टीम्स जा रही हैं मलेरिया की और विभाग की, तो उन लोगों को व्यक्तिगत तौर से भी साफ़ सफाई के लिए पानी उबाल के पीना चाहिए। क्लोरीन का वितरण टैबलेट का कि पानी को साफ़ रखने के लिए क्लोरीन को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसका वितरण, और बेसिकली पानी से ही ज़्यादातर बीमारियां होती रहती हैं उसके बारे में। और जहाँ पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर आदमी बीमारियां वेक्टरबॉर्न हो सकती हैं, तो उसके बारे में भी उनको समझाया जा रहा है। इटावा से सामने आया लव जिहाद का मामला। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती का जबरन धर्मांतरण कराकर शादी का दबाव बनाने का है आरोप। पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती से की थी दोस्ती। मनीष बनकर मुनीर ने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। धर्मांतरण कराकर शादी का बना रहा था दबाव। लड़की की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इटावा के थाना कोतवाली का है पूरा मामला। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मांतरण कराकर शादी का बना रहा था दबाव। लड़की की शिकायत पर युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इटावा से सामने आया लव जिहाद का मामला। फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती का जबरन धर्मांतरण कराकर शादी का दबाव बनाने का आरोप। फेसबुक के ज़रिए जो है एक विशेष समुदाय का लड़का और एक लड़की से जो है प्यार का और कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिससे ऐसा प्रतीत हुआ, और जैसा कि एप्लीकेशन मिला उसके माँ बाप द्वारा, उसके आधार पर उसके खिलाफ 420 और 3/5 धर्म परिवर्तन अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया तथा मुलजिम मुनीर को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई जनपद इटावा पुलिस के कोतवाली शहर द्वारा की जा रही है। फेसबुक के ज़रिए जो है एक तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से इटावा में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर युवती का जबरन धर्मांतरण कराने का खेल रचा गया। धर्मांतरण कराकर शादी का दबाव बनाने का आरोप इस युवक पर गंभीर रूप का आरोप लगा है और पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच की जा रही है। तो बड़े सवाल हैं। न्यूज़ वन इंडिया इस पर बड़े सवाल पूछता है कि साजिश बेशुमार, कहां तक जुड़े हैं धर्मांतरण के तार? धर्मांतरण के खेल पर कब कसेगी लगाम? धर्म परिवर्तन की साजिश के पीछे आखिरकार किसका है हाथ? और लगातार इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में बड़ी चिंता का विषय है कि आखिरकार इस प्रकार की घटनाएं कब रुकेंगी? धर्म परिवर्तन की साजिश के तार आखिरकार कहां तक जुड़े हुए हैं? साजिश बेशुमार, कहां तक है धर्मांतरण के तार? ये जानना समझना बहुत जरूरी है और इस पर एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। रजत गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। रजत गुप्ता, क्या है जानकारी? पुलिस कैसे कर रही है इस पूरे मामले में जांच? कि एक युवक था। हेलो जी, अब सुन पा रहे हैं आपको। जी, मैं बता दूं कि एक युवक जिसने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर एक युवती से दोस्ती की, उसको प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसने उसको शादी का दबाव बना रहा था। तो युवती ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी और पुलिस ने कार्रवाई करके युवक को गिरफ्तार किया है और जेल भेजा। ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र मानसून सत्र के पहले दिन सपा के विधायक अबू आजमी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं।
420 और 3/5 धर्म परिवर्तन अधिनियम का मुकदमा दर्ज किया गया। मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक और साथ ही साथ महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आज़मी जी। अबू जी, आप हमेशा से एक ऐसे शख्सियत रहे हो जो मुस्लिम कौम के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हो, और आज इस विधानसभा में क्या ऐसे प्रश्न हैं जो आपने उठाए हैं? देखिए, आज तो कोई प्रश्न नहीं उठा है। मैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए खड़ा रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं समाज के वो लोग जो मजलूम हैं, जिनके साथ इंसाफ नहीं होता, उनके साथ खड़ा रहता हूँ, और उसमें सबसे आगे हैं मुसलमान। ये लोग रोज़ाना लफ्ज़ जिहाद न जाने कि क्या 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 चीज़ें लाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। तो हम लोग इस देश के संविधान के रक्षक हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं, जो मजलूम लोग हैं उनका साथ देते हैं। महाराष्ट्र में जो विरोधी पक्ष के नेता थे अजीत पवार, आज वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसे में आज पहला दिन अधिवेशन का, तो किस तौर पर आप ये पूरा मामला देखते हैं? आज कुछ हुआ नहीं ना, आज तो सिर्फ हुआ जो कंडोलेंस हुआ, जिनका इंतकाल हो गया था, उस पर शोक मनाया गया। कल से चलेगा, देखते हैं। अब अपोजिशन लीडर जो बनेगा, क्या मालूम, वो बीजेपी से मिला, वो पीछे से, तो क्या पता, क्या बोल सकते हैं? ये तो कुछ बोल नहीं सकते क्या है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग मामला है। आने वाले वक्त में जो है महाराष्ट्र का सियासत जिस तरीके से गिरता जा रहा है, पहले शिवसेना तोड़ी गई, उसके बाद एनसीपी, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस में भी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है? हो सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। हो सकता है ऐसा जो हो रहा है ऐसा। मैं समझता हूँ कि जनता ने जिसको वोट दिया है, अगर उसके साथ धोखा देकर लोग जाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी चीटिंग है, और जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी। ये थे हमारे साथ अबू आज़मी जी, जिन्होंने ये कहा है कि अगर जनता वोट देती है और नेता जो है वो गद्दारी करता है, तो जनता उनको सबक जो है वो ज़रूर सिखाएगी। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। महाराष्ट्र में मानसून सत्र के पहले दिन पर कांग्रेस के विधायकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया, जहां कांग्रेस मुंबई अध्यक्ष और विधायक वर्षा गायकवाड़ ने बताया कि महाराष्ट्र में महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हम इस सत्र में कई सवाल उठाएंगे। मानसून सत्र में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे? हम बिल्कुल ये सवाल उठाएंगे कि जिस तरह से महिला सुरक्षा का विषय है, एक घटना समिति में पूरे हॉस्टल में हुई, एक ट्रेन में हुई, एक पुणे में लड़का भाग गया, 17 में एक लड़की के साथ एमपीएससी परीक्षा दी, उसके साथ एक घटना हुई, और सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम उसके लिए नहीं उठाया गया। आज महंगाई का सवाल है, उसके ऊपर सरकार कोई बात नहीं कर रही। गैस की कीमत बढ़ रही है, सब्जी की कीमत बढ़ रही है, मसाले की कीमत बढ़ रही है, एक शब्द नहीं हो रहा है। बेरोजगारी पे सरकार बात नहीं कर रही। हमारे सिद्धार्थनगर से अगली खबर बता रहे, फूड पॉइजनिंग से 22 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मिठाई खाने से बिगड़ी बच्चों की तबीयत। आनन फानन में बच्चों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। बाकी बच्चों का शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है, और कोयरडीहा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिठाई खाने की वजह से बच्चों की बिगड़ी हालत, फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चों की हालत बिगड़ी, और 22 बच्चों की हालत बिगड़ी है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के लिए खुद बड़े अधिकारी अस्पताल पहुंचे हालचाल जानने के लिए। सिद्धार्थनगर से पूरी खबर आपको बता रहे हैं, फूड पॉइजनिंग से 22 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।